हेलो दोस्तों, तो आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मैं आरजे मीना। ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात है इस चैनल पर। हालांकि इससे पहले एक मेरा वीडियो आ चुका है जिसमें हल्की सी झलक आपको मेरी देखने को मिली होगी। उस वीडियो में हमने पॉजिटिव वर्ब्स का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक इंग्लिश को लेकर के जाएंगे। आज से हम बेसिक लेवल से जीरो लेवल से ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अगर आप एकेडमिक्स क्लासेस में पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आता है, तो ये वीडियो इस चैनल पर जो इंग्लिश की वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहने वाली हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, कई सारे टीचर्स जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं टेंस से। मुझे भी लगा कि टेंस से स्टार्टिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने इंग्लिश को कहाँ से सीखना स्टार्ट किया और आपको कहाँ से सीखना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। अगर आप उसको पहचान लेते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा डिसाइड करूँगा कि इंग्लिश को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस आपके सामने है। हालांकि ये सेंटेंस मेरा नहीं है। हुआ क्या था, मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ठीक है, तो एक अंकल जी थे, वो सुबह सुबह दौड़ते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो मैंने पूछा अंकल जी से, मैंने कहा अंकल जी क्या कर रहे हो ये आप? बोले बेटा रनिंग करने जा रहा हूँ। बोले बेटा रनिंग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे आप तो बूढ़े हो गए हो, क्यों इस बुढ़ापे में इस शरीर को आप दुख पहुँचा रहे हो? तो अंकल ने एक बात बोली, बोले बेटा रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब अंकल जी तो चले गए, लेकिन मैं जो इंग्लिश की स्टूडेंट था तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो अंकल जी ने ये बात रनिंग बोली है, ये रनिंग क्या है? ये रन क्या है? एक वर्ब है सर। क्या है ये? रन क्या है? एक वर्ब है रन। ठीक है, लेकिन अंकल जी ने जो इस वर्ब का यूज़ किया वो कहाँ पर किया? एक सब्जेक्ट की जगह पर किया, क्योंकि ये क्या है? ये एक वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? इसको आप हो सकता है इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हो, लेकिन हम धीरे धीरे इसको समझते हुए चलेंगे कि ये किस तरीके से जो है लिंकिंग वर्ब का काम करती है। यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, लेकिन वर्ब कोई सी भी हो, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उससे पहले तो उसका सब्जेक्ट ही आना चाहिए। और उन्होंने इस वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ था, तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि ये रनिंग तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, रनिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और मैंने थोड़ा सा और छानबीन करने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि सब्जेक्ट तो ओनली नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। ये वर्ब सब्जेक्ट कब से बनने लग गया? वर्ब सब्जेक्ट कैसे बना? मुझे तो यही बताया गया था कि सब्जेक्ट बन सकता है तो नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। इट मीन्स मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसके वर्ड की स्पीच को, ये वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है वो मुझे पता होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर है, तो ये फॉर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक नाउन है। इसी तरीके से जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके अंदर एक एक वर्ड्स को हमें पहचानना आना चाहिए, तभी हम एक इंग्लिश को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी इस सेंटेंस में कोई भी वर्ड लिखा होता है उसको कहते हैं हम स्पीच। ठीक है, तो इसको हम कहने की कोशिश करें तो इसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही होता है ग्रामर का पहला टॉपिक, जहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इस सीखने सिखाने की महफिल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और बताइए कैसे चल रहा है लॉकडाउन? ठीक चल रहा है? देखिए, लॉकडाउन एक ऐसा समय है जहाँ पर वैसे तो हमें टाइम मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन लॉकडाउन में सब लोग फ्री बैठे हुए हैं। तो
जोर लगा दीजिए, कहने का मतलब ये है मेरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें कोई वर्ड अगर आपको दिखा, तो वो जो मैं बता रहा हूँ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 उन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। 8 कौन से होते हैं? पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ है कंजंक्शन और एट्थ है इंटरजेक्शन। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई वर्ड अगर आपको दिखा तो इन ही 8 में से कोई ना कोई वर्ड की एक स्पीच होगी। ठीक है, नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन की परिभाषा आपने बचपन में पढ़ रखी होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नाउन क्या होता है, तो क्या होता है नाउन, आप बताएंगे मुझे? नाउन की वही अपन ने एक डेफिनेशन एक रटी हुई है कि नाउन इज़ ए वर्ड ऑफ ये दिस, लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो 5th 6th 7th 8th क्लास की डेफिनेशन है। आप अभी एक एडवांस लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। जो भी आप नाम बोलेंगे वो एक नाउन होगा अपने आप में वो एक नाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ हम जब करते हैं जब किसी सेंटेंस में हमें बार बार नाउन का यूज़ करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा इनका आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद में एक एक टॉपिक को हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दूसरा अपना था प्रोनाउन। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है, इसकी क्वालिटी को बताता है। मैंने बोला ये लड़का बहुत अच्छा है, यह लड़का कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा, ये अच्छा ने क्या किया? इस लड़के की क्वालिटी को बताइए। यह लड़का कैसा है? यह लड़का अच्छा है। इट मीन्स जो अच्छा है वह क्या है? वह एडजेक्टिव है। इसको हिंदी में आप जानते होंगे विशेषण इसको कहा करते हैं अक्सर हम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको एडजेक्टिव बोलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला कि दिस बॉय इज़ गुड, तो मैंने पूछा यह लड़का कैसा है? इसने बोला यह लड़का गुड है। तो यहाँ पर गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। यानी कि एडजेक्टिव हमारा क्या काम करता है? क्वालिटी बताता है। तो नेक्स्ट है अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है एक रिलेटिंग वर्ड्स को रिलेट करता है। नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, दो वर्ड्स के बीच में आकर के उन दोनों को रिलेट करता है। ठीक है, और डीपली अपन पढ़ेंगे जब ये टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे तब। कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन एक सबसे वफादार टॉपिक है इंग्लिश का। ये हमेशा वफा करता है, कभी किसी से बेवफाई नहीं की इसने। कैसे? कंजंक्शन क्या होता है? नाउन को नाउन से जोड़ता है। नाउन कंजंक्शन नाउन, प्रोनाउन कंजंक्शन प्रोनाउन, क्लोज कंजंक्शन क्लोज, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस कंजंक्शन सेंटेंस। इट मीन्स कंजंक्शन के एक साइड सेंटेंस है तो दूसरी साइड भी सेंटेंस देखने को मिलेगा, एक साइड क्लोज है तो दूसरी साइड भी क्लोज देखने को मिलेगा। ये सेम डिग्री को जोड़ता है कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन एक सबसे वफादार टॉपिक है। इसको हम देखेंगे आगे जब ये टॉपिक आएगा अपने सामने तब। नेक्स्ट है अपना इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? एक अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स जो हमारे मुंह से एकदम से निकल जाते हैं, जो हम नहीं बोलना चाहते। जैसे कि कोई काम अपने सामने इत्तेफाक से हो जाता है तो हम बोलते हैं ओ तेरी। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। हालांकि ग्रामर में हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर जो जनरली जो एकेडमिक्स क्लासेस होती हैं उसमें इंटरजेक्शन का इतना यूज़ होता नहीं है, फिर भी ये पैसिव और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में देखने को मिलता है। फिर जब भी इसका टॉपिक आएगा अपन डीपली इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा एक और आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद में अपन स्टार्टिंग करेंगे नाउन की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है
जो अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जब भी आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनका मीनिंगफुल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की PEN, तो ये क्या है? ये एक वर्ड है, इसका एक अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल यूनिट है, इसकी एक मीनिंग निकलती है। अगर मैं इसको लिख दूँ ENP, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये कोई मीनिंगफुल यूनिट नहीं है, तो ये अपने आप में एक वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड क्या होता है? एक मीनिंगफुल यूनिट होती है। जिस यूनिट का मीनिंग नहीं निकलेगा वो वर्ड नहीं होता है। इससे बड़ा स्ट्रक्चर होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है वर्ड्स की एक ऐसी यूनिट जिसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। वापस सुनिएगा, फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स की एक ऐसी यूनिट, वर्ड्स मिलकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं, राम एंड श्याम, ये क्या है? राम एंड श्याम, ये अपने आप में वर्ड तो नहीं है, ये तीन वर्ड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक फ्रेज बना रहे हैं, क्योंकि इन तीनों वर्ड्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ये तीनों वर्ड्स मिलकर के अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहने की कोशिश करेंगे? इसको हम फ्रेज बोलने की कोशिश करेंगे। फ्रेज भी कई तरीके के होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं। तो जब भी हम फ्रेज को स्टार्ट करेंगे, क्लोजेस फ्रेजेस को स्टार्ट करेंगे, तब उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इससे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उस पर मैं आपको ले चलने की कोशिश करता हूं, और इस महफिल को सीखने सिखाने की इस महफिल को मैं लेकर के चलता हूं क्लोजेस के ऊपर। क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, क्लोज होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको कम से कम एक सब्जेक्ट और उसका एक वर्ब देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम क्लोज बोल देंगे। जैसे मैंने बोलने की कोशिश की राम प्लेस, तो ये क्या हो गया? ये एक क्लोज हो गया, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है, तो इसलिए ये वर्ड तो है ही, और ये दो वर्ड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन हम इसको क्लोज बोलेंगे, फ्रेज नहीं बोलेंगे। फ्रेज क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पर राम क्या है? एक सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है? एक वर्ब है। दोनों मिलकर के क्या मीनिंग दे रहे हैं? कि राम खेलता है, ये मीनिंग अपने आप में दे रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर आपने की होगी, तो आपको महसूस हुआ होगा कि फ्रेज जो होता है उसके अंदर अगर कोई नाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो अगर उसको आपने सब्जेक्ट बोलने की कोशिश की, तो उसके साथ में हमें वर्ब देखने को नहीं मिलती है। जैसे ही उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब लग जाती है, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो बन जाता है क्लोज। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिखता हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। लिख दूँ? क्यों सर, लिख दूँ ना? ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम हमारे साथ में है, कभी आपको मिलवाएंगे उनसे। हालांकि हमारी टेक्निकल टीम जो है, आप इस चैनल पर जाकर के देखेंगे तो उनके भी वीडियोस पड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण सर ही हमारी टेक्निकल टीम है, जो हमारे सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट संभालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश की। राम प्लेड एंड ही राम प्लेड एंड ही वेंट होम। मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके अंदर कितने सेंटेंस हैं। मैंने आपसे जानने की कोशिश की कि इसके अंदर कितने सेंटेंस हैं। बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि कितने सेंटेंस हैं। बिल्कुल गलत, आपने बताया कि इसके अंदर 2 सेंटेंस हैं। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि इसके अंदर 2 सेंटेंस हैं। किस तरीके से? एक सेंटेंस तो ये और दूसरा सेंटेंस ये। लेकिन दोस्तों,
फिर हम क्लोज किसको बोलेंगे? अगर आपने इस यूनिट को सेंटेंस बोल दिया, इस यूनिट को सेंटेंस बोल दिया, तो फिर हम क्लोज किसको बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? तो इसलिए सेंटेंस की मैं एक आपको रामबाण बता देता हूं कि अगर आपको किसी पैराग्राफ के अंदर कहीं पर भी सेंटेंस का पता करना है कि कितने सेंटेंस यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर फुल स्टॉप काउंट कर लीजिए, जितने फुल स्टॉप उतने ही सेंटेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस तो एक है, लेकिन मुझे देखने को मिल रही हैं क्लोज दो देखने को मिल रहे हैं। एक क्लोज क्या था? राम प्लेड, वह खेला, और दूसरा क्लोज की क्या है? ही वेंट होम, वह घर चला गया। ये अपने आप में क्लोज क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर राम अपने आप में एक सब्जेक्ट है, प्लेड एक वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर के एक क्लोज का काम करती हैं। यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ही क्या है? अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वेंट फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और होम अपने आप में एक एडवर्ब है। इसकी चर्चा हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन करेंगे। तो हमने समझने की कोशिश की कि सेंटेंस कितने होंगे, जितने फुल स्टॉप उतने ही सेंटेंस होंगे, और जितनी सब्जेक्ट वर्ब का जितना भी जोड़ा बनेगा उतने ही क्लोजेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो क्या हो जाएगा? फ्रेज अपना बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक जानकारी आपको देने की कोशिश की। अब अगले लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाउन को, और नाउन का बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे, नाउन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, अगर आप मेरे साथ इस महफिल में बने रहे तो। ठीक है, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और आपको मेरी वीडियोस का जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मेरी और आपकी बातचीत होती रहेगी, और इस महफिल में अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।